तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो होगा कि तुम अपने जन्म के बाद सांस नहीं ले रहे थे। हाँ, आज ही बताया उन्होंने। और क्या क्या बताया है तुम्हारी माँ ने नरेश? बस इतना ही। बस इतना ही? मतलब कुछ नहीं बताया है। चलो मैं बताता हूं। जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तब भद्रकाल का समय चल रहा था नरेश। भद्रकाल का समय? हाँ, भद्रकाल का समय। और वो भी कोई ऐसा वैसा काल नहीं। पूरे 1000 साल में एक बार ही ऐसा समय आता है। और इस समय को टालने के लिए ही मैं पिछले 10 दिन से पूजा कर रहा था, बिना खाए पिए। और फिर क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? ये आवाज सुन पा रहे हो नरेश? कौन सी आवाज? समय आ गया है नरेश। पंडित जी, आप कहानी सुनाइए, आगे क्या हुआ? आप 10 दिन से पूजा कर रहे थे, फिर? ये कहानी नहीं है नरेश, हकीकत है। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर उसी वक्त तुम्हारी दादी आई मेरे पास, और बाहर खड़े मेरे चेलों के रोकने के बावजूद मेरे पूजा स्थल पर आकर मुझसे कहने लगी, पंडित जी जागिए, मेरा पोता सांस नहीं ले रहा है। पंडित जी उठिए, पंडित जी। अच्छा है, उसे सांस लेनी भी नहीं चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पोता कोई मामूली बच्चा नहीं है, एक प्राक्षी का मानव रूप है। क्या? हाँ, आज भद्रकाल का समय है, वो भी 1000 साल में एक बार आने वाला। आज जिस समय में तुम्हारे पोते ने जन्म लिया है वो और कोई नहीं, मानव रूप में प्राक्षी है। अगर वो जीवित हो गया तो धरती पर प्राक्षियों के वंश की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसीलिए उसका सांस न लेना ही अच्छा है। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। इतने सालों बाद, इतनी मन्नतों और दान पुण्य के बाद एक पोता हुआ है। अब उसे भी खो दूंगी तो मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो क्या चाहती हो? तुम्हारा वंश बचाने के लिए मैं संसार को खतरे में डाल दूं? ना पंडित जी, मेरे राम जानते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बस मेरे पोते को बचा लीजिए। कोई तो तरीका होगा उसे इस संकट से निकालने का। है, पर के पंडित जी? और उसको अपना पूरा जीवन लोगों की मदद में देना पड़ेगा, और उसका पूरा जीवन भूत पिशाच और शैतान से लड़ने में बीतेगा। पर साथ ही तुम्हारा पोता समाज का कल्याण भी करेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है पंडित जी। तो चलो मेरे साथ। और फिर मैंने अपनी सारी पूजा की शक्ति से तुम्हें जीवन दे दिया। मतलब मैं एक प्राक्षी हूँ? हाँ, आधा प्राक्षी आधा इंसान। जब तक तुम्हारे अंदर इंसानियत रहेगी तुम इंसान ही रहोगे नरेश। पर प्रोफेसर ने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वो भी आधे प्राक्षी ही थे। तुम्हें क्या लगता है जिस भयानक हादसे से कोई नहीं बचा, उससे प्रोफेसर कैसे बचे थे अपने बचपन में? पर उन्हें तो उस घटना के बाद भूत दिखने लगे थे।
पर मुझे तो कभी नहीं दिखे। फिर तुम्हें प्रोफेसर कैसे दिखे और उनके बाद सभी कैसे दिखने लगे नरेश? धरती पर एक वक्त पर एक ही इच्छाधारी प्राक्षी रह सकता है और उनके जाते ही अब तुम हो वो इच्छाधारी प्राक्षी नरेश। तुम्हें क्या लगता है वो प्राक्षी बार बार क्यों कहता था कि उसे प्रोफेसर के अंदर एक अलग रोहिणी दिखती थी? प्रोफेसर ने हार नहीं मानी और उनकी इंसानियत हमेशा उन्हें बचाती रही। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें हार नहीं मानना है, क्योंकि तुम्हारे हार मानते ही सबसे पहले तुम्हारी माँ की जान जाएगी और फिर और सभी की जो अच्छे हैं, जिनके अंदर इंसानियत है नरेश। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, मुझे कोई प्राक्षी वगैरह नहीं बनना। मुझे सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखना है। बेटा, यही तुम्हारी नियति है। पर पंडित जी, अब तुम घर जाओ नरेश। भद्रकाल शुरू होने वाला है। इतना ध्यान रखना, अपनी इंसानियत कभी मत भूलना। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। ठीक है पंडित जी, पर मुझे फिर आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं कैसे मिलूंगा आपसे? मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम्हारी मदद सिर्फ वो दो भूत गोपी और सोहन कर सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनके पास चले जाना नरेश। वो दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा काम खत्म हुआ। अब मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। अरे, कहाँ चले गए? पंडित जी, पंडित जी, ये अचानक गायब कैसे हो गए? अरे भाई, जब से देख रहा हूं खुद से ही बात किए जा रहे हो। पागल वागल हो क्या? क्या? अरे खुद से क्या पंडित जी से बात कर रहा था? कौन पंडित जी? पंडित जी तो अंदर मंदिर में हैं। अरे मेरे गांव के पंडित जी थे। क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब है क्या? एक तो जब से खुद से बात किए जा रहा है और अब कह रहा है कि पंडित जी से बात कर रहा था। पता नहीं क्या नशा कर लिया है। समझ गया। तभी नरेश के कान में आवाज आती है। समझ गया। ये हंसी और आवाज सुनकर नरेश कांप जाता है। नरेश सीधे अपनी मां के पास जाता है और देखता है कि उसकी मां कुर्सी पर बेहोश बैठी होती है। माँ, माँ, अरे अरे ये क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें माँ? पानी पानी कहाँ है? कहाँ रख दिया पानी? हाँ हाँ, मिल गया। माँ, माँ, हाँ, क्या हुआ था आपको? आराम से उठो। क्या हुआ था मुझे बेटा? पता नहीं, तुम कुर्सी पर बेहोश हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पता नहीं मैं बेहोश कैसे हो गई। तुमसे कितनी बार कहा है माँ, अपना ख्याल रखा करो, दवाई टाइम पर लिया करो, और तुम हो सुनती ही नहीं हो। आराम क्यों नहीं करती हो? और कितना आराम करूं? दिन भर तो आराम ही करती हूँ। चल हट, तूने कुछ खाया? नहीं माँ, अब मैं खा लूंगा, तू बस आराम कर। हाँ, पहले तुझे खिला दूं, मुझे अपने आप आराम मिल जाएगा। ठीक है, चल दोनों साथ में खाते हैं। खा लो, फिर मौका मिले या ना मिले। कौन? कौन? क्या कौन? मैं हूँ तेरी माँ। अरे कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। चलो खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। चल। हाँ, अच्छा बना है माँ।
दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से माँ की छाती में दर्द हो जाता है और वो जोर से चिल्लाती हैं। अरे माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? पता नहीं, मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। चल चल, तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना समय नहीं है शायद बेटा। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। नरेश जैसे ही माँ को गोद में उठाता है, तभी नरेश को दिखता है कि जो काला धागा पंडित जी ने नरेश को दिया था, वैसा ही धागा माँ के पास गिरा हुआ था। वो समझ गया कि धागा माँ के हाथ से निकल गया है और वो झट से उसे माँ को पहनाने लगता है। ये धागा निकल गया था तुम्हारे हाथ से। लो, बांध दिया। माँ, ठीक तो लग रहा है ना? हाँ बेटा, अब ठीक है। पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक कैसे? और पंडित जी का धागा बांधते ही ठीक कैसे हो गया? और तुझे कैसे पता चला कि धागा बांधने से सब ठीक हो जाएगा? बस ऐसे ही। माँ, कुछ कहना था तुमसे। हाँ, बोल। मुझको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वो एडिटर साहब का कॉल आया था, दूसरे शहर जाके इंटरव्यू लेना है। हाँ, तो काम से जा रहा है ना, जा। हाँ, 4-5 दिन में आ जाऊंगा। तब तक तू वादा कर कि किसी भी हाल में ये कलाई से धागा नहीं निकालेगी। हाँ हाँ, नहीं निकालूंगी। तू आराम से जा, आराम से आ। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। आज तेरी ऐसी हालत देखकर इतना तो समझ आ गया है कि इस कहानी को खत्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। मुझे सोहन और गोपी के पास जाना चाहिए। अब आगे क्या करना है उनसे ही शायद पता चलेगा। नरेश दोबारा उसी घर में आता है और अंदर आते ही गोपी की आवाज आती है। आ गए ना? मैंने तो पहले ही कहा था, आना ही पड़ेगा। भैया, देख रहे हो? हाँ गोपी, पर ऐसे बात नहीं करते। मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा, पर जब देखा कि माँ की हालत अचानक से बिगड़ने लगी तो समझ आ गया कि ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। पर हम कैसे करेंगे मदद? हम तो इस घर के बाहर जा ही नहीं सकते। क्या? हाँ, अगर हमने आपकी मदद करनी है तो पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें आज़ाद करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हमें इस घर से आज़ाद कर सकते हो और आपकी मदद से ही हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हम दोनों भाई भी एक वचन से बंधे हुए हैं जो प्रोफेसर ने हमारी मदद करते वक्त हमसे लिया था। कैसा वचन? उसके लिए आपको हमारी कहानी जाननी पड़ेगी। सुनाओ। हमारे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए थे। हम दोनों अपने मौसा मौसी के साथ रहते थे। मौसा मौसी अच्छे लोग नहीं थे। वो हम दोनों से बहुत काम करवाते थे, पर हमारे पास और कोई रहने का ठिकाना भी तो नहीं था। और गोपी सिर्फ 10 साल का था, इसलिए मैं सारे काम करता और गोपी भी अपनी उम्र जितना काम कर लेता था। हम लोगों की लाइफ में एक ही खुशी थी, ज्योति, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और वो मुझसे भी ज़्यादा गोपी से। और यही कारण था कि मैं इन सब में भी खुश रहता। और फिर एक दिन ज्योति घर आई और अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं भाभी कैसे हुई? अरे अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, बाद में तो हो जाएंगी। अरे ज्योति, तुम कब आई? अरे ज्योति मत बोलो भैया, धर्मपत्नी बोलो। देख रहे हो ना सोहन, मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारा नाम लेकर चिढ़ा रहा है मुझे। अरे जाने दो ना, अभी बच्चा है। अच्छा जी, मुझे बच्चा समझने की कोशिश मत करना। इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि आप दोनों में क्या चल रहा है ये सब तो समझ गया हूँ मैं। गोपी,
अब तेरा ज्यादा हो रहा है। चुप हो जा वरना पिटेगा अब तू। देखो भैया कैसे भाभी के नाम पर गुस्सा हो गए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं लगती। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गई? अच्छा जी, अब आने के लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? मैंने देखा कि तुम्हारे मौसा मौसी बाहर जा रहे हैं, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। लेकिन अगर मौसा मौसी आ गए तो? तब तक मौसी और मौसा आ जाते हैं और उनको देखकर ज्योति अलमारी में छुप जाती है। गोपी, तुमने अभी तक किचन के बर्तन साफ नहीं किए क्या? बस मौसी, कुछ देर में साफ कर रहा हूँ। कुछ देर क्या, सुबह से तो आराम ही कर रहा तू। जाके जल्दी काम कर। और जब तक बर्तन साफ नहीं होंगे तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, सुबह पूरे घर की साफ सफाई कर देना और छत पर कपड़े पड़े हुए हैं सूखने के लिए, उनको भी ले आना। लेकिन मौसी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इतना काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, काम नहीं कर पाएगा तो क्या दोनों भाई बस फ्री में ठूंसते रहोगे? एक तो तेरे माँ बाप दोनों मर गए और ये टेंशन हमारे सर पर छोड़ गए। मौसा, ताना मारने की जरूरत नहीं है। और मेरे पिता आपके पास हम दोनों को छोड़कर नहीं गए थे, वो तो आप दोनों ने खुद अपने मन से हम दोनों को गोद लिया था। किसने किसको क्यों गोद लिया था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों जाकर अपना काम करो। इसकी तबीयत खराब है, आज इसका काम भी मैं खुद करूंगा। किसी को भी किसी का काम करने की जरूरत नहीं है, जिसका जो काम है वो खुद करेगा। और सोहन, तू जाकर मेरी कार साफ कर। समझ में आई बात? आपकी कार तो मैंने कल ही साफ कर दी थी मौसा। हाँ, तो रोज साफ करने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों लगता है मौसा और मौसी, जैसे आप दोनों ने हम दोनों को सिर्फ काम करने के लिए ही गोद लिया है? सोहन, तू अपने मौसा से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ मौसी, मुझे जैसा लगा वैसा मैंने बोल दिया आपसे। सुनो, चुपचाप कपड़ा उठाओ और जाके गाड़ी साफ करो। नहीं मौसा, आज मैं कार नहीं साफ कर सकता। आज मैं गोपी का काम करूंगा और कॉलेज जाकर फीस जमा करूंगा। जितना पढ़ाई करना था तुमने कर लिया, वैसे भी पढ़ के क्या करोगे? करना तो तुम्हें इस घर का काम ही है। मेरी पढ़ाई भी आप छुड़वा रही हैं और गोपी का आज तक एडमिशन नहीं कराया आप लोगों ने। अभी रुक जाओ, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, फिर उसका भी एडमिशन करवा देंगे। अभी थोड़े पैसों की दिक्कत है। आप लोगों को अपने शौक पूरे करने के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होती। हम दोनों तो आपके नौकर हैं ना, तो हम दोनों को आप क्यों पढ़ाएंगे? ये ऐसे नहीं मानेगा। खाता मेरा है और गर्मी भी मुझे ही दिखा रहा है। 2 मिनट में तेरी सब हैकड़ी निकाल दूंगा। मौसा, मौसा छोड़ दो, चोट लग रही है। आज के बाद से आपसे जुबान नहीं लड़ाऊंगा मौसा। मौसा छोड़ दो। मत मारो भैया को, मत मारो। गोपी हट जा तू, भाई हट जा। गोपी। अच्छा, देख रहा हूं दोनों भाइयों का प्यार। बड़े भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा है तो खुद मार खाने चला आया। गोपी, तू जा यहाँ से, तुझे चोट लग जाएगी। नहीं भैया, जब तक मौसा मारना नहीं बंद करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज तुम दोनों साथ में ही पिटो, क्योंकि तुम दोनों का गुस्सा आज एक ही बार में निकाल दूंगा। इतने में मौसा की स्टिक से गोपी के सर पर बहुत तेज चोट लगती है और अचानक से गोपी की आवाज बंद हो जाती है और पूरा फ्लोर खून से भर जाता है और मौसा की मार भी रुक जाती है। ये क्या कर दिया आपने? जान से मार दिया। मैंने कहाँ कुछ किया, वही तो बीच में आया था। सुनो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, सांस चल भी रही है या नहीं? मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मारते वक्त नहीं लग रहा था। हटो, मुझे देखने दो। फिर मौसी जाती है और गोपी की सांस चेक करती है। ये तो मर गया है। तुम दोनों ने मेरे भाई को मार दिया। इतना कुछ हो रहा था, ज्योति ने कुछ नहीं किया। अगर होश में रहती तो जरूर करती, पर वो बहुत पहले ही बेहोश हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरी मौसी बोली, सुनो, सबसे पहले सोहन का मुंह बंद करना होगा। अब इसका मुंह कैसे बंद करें? इसको भी जान से मारना होगा क्या?
अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से रस्सी लाओ और इसको कुर्सी से बांधो। हाँ, अभी अभी लाता हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे। सीधा रहे। चुपचाप इस कुर्सी से बंधे रहना और हल्ला करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना गोपी के साथ जो हुआ है वो तेरे साथ भी हो सकता है। ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करें? ये कैसी आवाज है? सुना तुमने? हाँ, ये तो शायद इस अलमारी से आ रही है। देखो जरा। तो तुम भी साथ चलो। हे भगवान, किस डरपोक आदमी से शादी हो गई है मेरी। चलो चलती हूँ। ये क्या? ये तो इसे कहीं देखा है। अरे ध्यान से देखो, ज्योति है, हमारी पड़ोसी चंपा की बेटी। पर ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे कैसे पता होगा? अभी ये बताओ इसका क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा। शायद इसने भी सब देख लिया है। इसे भी इन दोनों के साथ यहीं बांध देते हैं। पागल मत बनो, ये बेहोश है, इसे इसके घर छोड़कर आ जाओ। ठीक है। हाँ, अभी इतनी रात को कोई बाहर होगा भी नहीं और इसके माँ बाप दोनों पड़ोस के गांव गए हैं। जाओ, इसके घर छोड़कर आ जाओ इसे। ठीक है। मौसा हांफते हुए वापस आते हैं। क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? अरे वो कैलाश दिख गया, इसलिए मैं भागकर आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है? गोपी को पीछे वाले खेत में गाड़ देते हैं। और इस बड़े वाले का? सब मैं ही बताऊं? इसे अभी यहीं बांध कर रखते हैं। ठीक है, तुम यहीं सोहन पर नजर रखो, मैं गोपी को दफना कर आता हूं। ठीक है। फिर क्या हुआ? उन दोनों ने गोपी को खेत में दफना दिया और मुझे 2 दिन तक वहीं बिना खाना पानी दिए बांधे रखा। ज्योति के घर वालों ने मौसा से ब्याज पर पैसे लिए थे, तो उन्हें धमकाकर ज्योति को चुप करवा दिया। ज्योति भी अपने घर वालों के आगे क्या ही बोलती, वो भी चुप हो गई। फिर 2 दिन बाद, अरे गोपी, मेरा भाई, तू वापस आ गया। नहीं गोपी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नहीं मेरे भाई, ये मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ किया भी तो मैं तुझसे बड़ा हूं, सब संभाल लूंगा। अरे पागल, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, तू टेंशन मत ले। नहीं गोपी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूं कि मौसा मौसी और कितना गिर सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना? तू कब तक भटकता रहेगा? कभी नहीं मेरे भाई। नहीं गोपी, गोपी, कहां चला गया तू? गोपी, कौन है? कौन है यहाँ? नहीं, ये झूठ है। तू तो मर चुका है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? 2 मिनट किचन में क्या गई? क्या हुआ तुम्हें? वो गोपी। क्या गोपी? मैंने अभी गोपी को देखा। हे भगवान, किस डरपोक आदमी से मेरी शादी हो गई है? तुम पागल हो गए हो क्या? वो तो मर चुका है ना? तुम ही तो जमीन में दफना कर आए थे। अरे मुझे पता है, पर मैंने अभी उसका भूत देखा है। भूत। भूत? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
ये जी, ये क्या था जी? बोल डरपोक। भागो भागो। अरे रुको, मुझे लेकर चलो। तुझे मना किया था ना गोपी, मैं तुझे दोबारा नहीं खो सकता। फिर क्या हुआ? मौसा मौसी दोनों एक तांत्रिक के पास गए और उन्होंने उन्हें ये सब बताया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस रात को तांत्रिक घर पर आया। फिर सुनो, इस आत्मा से हमें छुटकारा पाना होगा। अगर इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाए तो ये अपने बड़े भाई से बार बार मिलने आएगा और तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। गुरुजी, जो भी करना है कीजिए और इस दुविधा से हमें बाहर निकालिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मेरा भाई तुम सबको जान से मार देगा। ये ऐसे चुप नहीं होगा। ये ले, ये कपड़ा जब तक तेरे मुंह में रहेगा तेरा मुंह बंद रहेगा। फिर मौसा मौसी जिस तांत्रिक को लेकर आए उसने उन्हें गोपी की आत्मा को वापस भेजने के लिए एक टोटका कराया। ये लो, अब इस पुतले को मैं 3 भाग में काटूंगा और जैसे ही तीसरा भाग काटूंगा वैसे ही वो आत्मा आजाद हो जाएगी। गोपी, अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम इस लोक के पार जा चुके हो। तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जाओ और आजाद करो खुद को इस बंधन से। ये हमारी आखिरी चेतावनी है, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें कैद कर लूंगा। ये सब ज्योति खिड़की के पीछे से छिपकर देख रही होती है। ले, अब ये आखिरी बार है। इसके बाद तू न चाहते हुए भी अपनी दुनिया में चला जाएगा। ये ले। नहीं। क्या हुआ? तांत्रिक चिल्लाया क्यों? तांत्रिक जैसे ही आखिरी वार करने वाला था, मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे अपना सर उसके आगे रख दिया। क्या? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपने भाई के बिना जीना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ? फिर ज्योति दौड़कर अपने घर में गई और उसने तुरंत प्रोफेसर को कॉल किया, क्योंकि प्रोफेसर उस टाइम तक बहुत फेमस हो चुके थे। हेलो सर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ, बताइए। फिर ज्योति प्रोफेसर को सारी बात बताती है। सुनिए, आप वहां जाइए और सोहन की आत्मा को अपने काबू में रखिए। सोहन की आत्मा आपके काबू में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गोपी की आत्मा भी आपके काबू में रहेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप वहां जाकर उनको काबू में नहीं करेंगी तो वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, और वैसे भी वो आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिससे प्यार करते हैं उनको कुछ नहीं करते हैं। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। ज्योति सोहन के घर पहुंचती है और देखती है कि वहां कोई नहीं होता है। सोहन, सोहन, कहाँ हो? सब कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। गोपी की आत्मा वहां आती है। अरे भाभी जी, सब भाग गए। सोहन कहाँ है गोपी? और सब कहाँ गए? यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सोहन की लाश थी ना? कहाँ गया सब कुछ? मुझे उससे कुछ बात करनी है। सब गायब कर दिया मैंने भाभी, अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे सोहन भैया कहाँ हैं? आइए इधर, आपकी धर्म पत्नी आपको बुला रही है। सोहन की आत्मा वहां आती है। अरे ज्योति, तुम यहाँ?
तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुमको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर मौसा मौसी आ गए तो तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। चली जाओ यहाँ से। वो दोनों दोबारा तांत्रिक के साथ जरूर आएंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। जो होगा देख लूंगी मैं। इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? आखिर क्यों? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे होने से आम लोगों को खतरा हो सकता है। आत्मिक लोक और नश्वर संसार का आपस में उलझना सही नहीं है सोहन। तो आप क्या चाहते हैं? जो हमारे साथ हुआ हम भूल जाएं? हाँ, भूल जाओ। भूलना ही पड़ेगा। देखो सोहन, जो हुआ गलत हुआ है। मैं अब उसे बदल तो नहीं सकता, पर आगे से सब ठीक कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और अपना बदला भूलना होगा। नहीं तो कभी ना कभी किसी शक्ति के आगे तुम दोनों कमजोर पड़ोगे और अलग कर दिए जाओगे। नहीं, हमें अलग नहीं होना। हम आप पर विश्वास कैसे करें? तुम्हें करना ही होगा। इस दुनिया में फिलहाल सिर्फ मैं तुम्हें देख सकता हूँ और उससे भी बड़ी बात समझ सकता हूँ। हाँ भैया, चलिए ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। ठीक है गोपी। और मैं? तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ बेटी। ये सही कह रहे हैं। चलिए प्रोफेसर। चलो। सब प्रोफेसर के घर पर आते हैं। अब हम यहाँ रहेंगे? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जगह है ना भैया? हाँ गोपी। पर हाँ, तुम दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस हवेली में एक बंधन है। तो क्या हम हमेशा यही रहेंगे? कभी आजाद नहीं होंगे? आजाद होगे, पर एक मदद से। और तुम्हें आजाद सिर्फ वही कर पाएगा जिससे मैं अपने बाद में अपनी शक्तियां दूंगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। आप धोखा मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये सब मैं अपने छोटे भाई के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो तुम दोनों प्रोफेसर से बात करो कि वो तुम्हें आजाद करें। प्रोफेसर तो अब हमें आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम अब आपका है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि सर ने अपनी सारी शक्तियां आपको दी हैं, तो आप ही हैं जो हमें आजाद कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बेडरूम में एक अलमारी है, उसमें एक
मूर्ति है, उसको लेना और उसके ऊपर एक धागा है, उसको तोड़ देना। उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। उसके बाद नरेश बेडरूम में जाता है, वहां अलमारी खोल के मूर्ति निकालता है और उसके बाद उसके धागे को काट देता है। उसके बाद सोहन और गोपी की आत्मा मुक्त हो जाती है, जो अब हवेली के बाहर जा सकती है।